हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के हमारे वीडियो में हम गैसों की द्रव में विलेयता का अध्ययन कर रहे थे और गैसों की द्रव में विलेयता के संदर्भ में मैंने आपको 3 कारक बताए थे। एक कारक बताया था गैस की प्रकृति, दूसरा कारक बताया था आपको विलायक की प्रकृति और तीसरा कारक बताया था आपको तापमान। आज हम यहाँ पर चौथे और महत्वपूर्ण कारक के बारे में इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं, गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव और दाब के प्रभाव को हम व्यक्त करते हैं हेनरी नियम के माध्यम से। दाब के प्रभाव का अध्ययन जो किया गया था वो हेनरी के द्वारा किया गया था, तो इसी के अंदर आपका हेनरी का नियम भी आता है। देखो बेटा, आप लोगों ने सभी ने जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखा है। एक ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, और ये कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है आपकी, इसका आपने कैप लगाया हुआ, अभी कैप इसमें लगा हुआ है और इस बोतल के अंदर कोई लिक्विड जो है भरा हुआ है। जब तक इस बोतल का कैप लगा रहता है तब तक आपको बोतल के अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल या कोई बुलबुला वगैरह उठता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप इसका कैप हटाते हो, कैप हटाते ही क्या होगा, कैप की हटाती जो है, एक तो गैस के बाहर निकलने की आवाज आती है कैप के हटने पर, और दूसरा इसके अंदर आपको जो है कुछ बुलबुले से उठते हुए दिखने लग जाता है। बबल्स, बुलबुले वगैरह इसके अंदर बनने लग जाते हैं, अपने आप बनने लग जाते हैं, बगैर हिलाए डुलाए भी आपको बुलबुले बनते हुए दिखेंगे। तो बेटा, इस बात को अगर अपन थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जब तक ढक्कन लगा हुआ था तब तक किसी प्रकार का कोई बुलबुला नहीं उठा, और जैसे ही आपने ढक्कन हटाया, ढक्कन हटाने पर पहले तो एक तो गैस के बाहर निकलने की आवाज आती है और उसके साथ आपको जो है कुछ बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसका? इस बात का अध्ययन किया हेनरी के द्वारा। हेनरी ने क्या बताया कि जब तक गैस का दाब ज्यादा होता है, अगर गैस का दाब ज्यादा है तो गैस की विलेयता ज्यादा रहती है। अधिक दाब, गैस की अधिक विलेयता, दाब घटता जाएगा, गैस की विलेयता में कमी आ जाएगी। तो अगर हम इसी बात को इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर अप्लाई करें तो जब तक ढक्कन लगा हुआ था तब तक अंदर का दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा ज्यादा था और गैस आपकी घुलित अवस्था में थी। लेकिन जैसे ही आपने ढक्कन को हटाया, ढक्कन को हटने पर अंदर जो द्रव का दाब था, द्रव पर जो दाब लग रहा था, उस दाब में कमी आई और दाब में कमी के कारण से जो अतिरिक्त गैस घुली हुई थी वो अतिरिक्त गैस अविलेय गैस में परिवर्तित होती है और अविलेय होने के कारण से गैस के बुलबुले बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो इस बात को जो है हेनरी के नियम के माध्यम से हम समझा सकते हैं। हेनरी का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर विलायक के किसी दिए गए आयतन में, निश्चित ताप पर विलायक के किसी दिए गए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा साम्यावस्था पर डाले जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। निश्चित ताप पर विलायक के किसी दिए गए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा साम्यावस्था पर डाले जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। अर्थात दाब अगर अधिक है तो गैस की विलेयता ज्यादा होगी, दाब घटेगा, दाब घटने के साथ साथ गैस की विलेयता में भी कमी है। अब हम इसको लिख सकते हैं यहां पर M प्रोपोर्शनल टू P। इसमें M गैस का द्रव्यमान, P
गैस का दाब। अब यहां पर m बराबर Kp, K जो है यहां पर स्थिरांक हो जाएगा, K स्थिरांक हो गया। तो अब अपन अगर K का मात्रक लिखना चाहें तो K इज इक्वल होगा आपका m अपॉन P। m का मतलब द्रव्यमान ग्राम में, दाब बार में। गैस का द्रव्यमान ग्राम में, दाब को हमने लिया बार में, तो ग्राम प्रति बार या ग्राम प्रति वायुमंडल, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हेनरी का नियम था। हेनरी के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था पर गैस द्वारा डाले जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। यानी अगर दाब अधिक है तो गैस की विलेयता अधिक होगी, और अगर दाब का मान कम कर दिया जाए तो गैस की विलेयता में भी कमी आ जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दाब के प्रभाव को अर्थात हेनरी के नियम को समझा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप एक ग्राफ भी बना सकते हैं हेनरी के नियम के लिए। m इज इक्वल Kp। देखिए ग्राफ कैसे बना रहे हैं हम इसका। सरल रेखा समीकरण के आधार पर ग्राफ बनेगा। y बराबर mx, y अक्ष पर आपने लिया गैस का द्रव्यमान, x अक्ष पर हमने लिया गैस का दाब, और इसमें समानुपात का संबंध है, मतलब सरल रेखा। मूल बिंदु से सरल रेखा जो आएगी वो यहाँ हेनरी स्थिरांक को व्यक्त करती है, और इस रेखा का जो ढाल होता है tan थीटा, वो बराबर होता है आपका स्थिरांक K। तो ये तो हुआ हेनरी का नियम या दाब का प्रभाव। अच्छा, दाब के प्रभाव को एक डाल्टन वैज्ञानिक के द्वारा भी समझाया गया है। वैज्ञानिक डाल्टन ने भी गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया, और उसने भी कुछ बात बताई, लेकिन उसका कहने का तरीका थोड़ा अलग था। बात दोनों की समान है, हेनरी जो कह रहा है वही बात डाल्टन कह रहा है, लेकिन दोनों के कहने के तरीके में फर्क है। देखिए उसको हम यूं समझें, जैसे एक बंद पात्र है, ये बंद पात्र है और इसमें आपने कोई द्रव भरा हुआ है और द्रव के अंदर कोई गैस घुली हुई है। द्रव के अंदर कोई गैस घुली हुई है और घुली हुई गैस की मोल भिन्न है यहां पर x। घुली हुई गैस की मोल भिन्न है x। तो गैस जो घुली हुई है वो केवल द्रव के अंदर नहीं होगी, वो द्रव के अलावा ऊपर की सतह के ऊपर भी होगी। द्रव की सतह के ऊपर भी आपकी गैस जो है मौजूद रहेगी। तो ये है गैस का आंशिक दाब, जो गैस घुली हुई है उस गैस का आंशिक दाब। तो डाल्टन के नियम के अनुसार किसी द्रव की सतह के ऊपर एकत्र गैस का आंशिक दाब, द्रव की सतह के ऊपर एकत्र गैस का आंशिक दाब साम्यावस्था में विलयन में उपस्थित गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। गैस का विलयन है, गैस के विलयन में द्रव के अंदर गैस घुली हुई है, जो गैस अंदर घुली होगी उस गैस की कुछ मात्रा द्रव की सतह के ऊपर भी होगी। तो डाल्टन कहता है कि द्रव की सतह के ऊपर एकत्र गैस का आंशिक दाब घुली हुई गैस की मोल भिन्न के समानुपाती है। मतलब अगर गैस ज्यादा घुली हुई है तो दाब ज्यादा है, अगर गैस ज्यादा घुली हुई है तो गैस का आंशिक दाब ज्यादा है, और अगर गैस कम मात्रा में घुली हुई है तो गैस का आंशिक दाब भी कम होगा। बात वही है, हेनरी कह रहा था कि दाब ज्यादा है तो गैस ज्यादा घुलेगी। डाल्टन ये कह रहा है कि अगर गैस ज्यादा घुली हुई है तो द्रव की सतह के ऊपर गैस का दाब ज्यादा है। कह दोनों एक ही बात रहे, लेकिन दोनों के कहने के तरीके में फर्क हो। तो डाल्टन के नियम को अगर हम गणितीय रूप में देखें तो विलयन में उपस्थित
सॉरी, विलयन की सतह के ऊपर उपस्थित गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। विलयन में उपस्थित गैस का आंशिक दाब विलयन की सतह के ऊपर उपस्थित गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। अब यहां पर जो है थोड़ा स्थिरांक की बात आती है। यहां हम स्थिरांक को व्यक्त करते हैं kh से, और kh को बोला जाता है हेनरी स्थिरांक। P गैस क्या है? P गैस है सतह के ऊपर एकत्र गैस का आंशिक दाब, फिर X गैस गैस की मोल भिन्न KH हेनरी स्थिरांक। अब बेटा अगर हम हेनरी स्थिरांक का मात्रक निकालें, अब बेटा ये बात ही आती कि यहां इसको हेनरी स्थिरांक क्यों कहा गया? डाल्टन ने हेनरी के सम्मान में इस स्थिरांक का नाम हेनरी स्थिरांक रखा। डाल्टन ने हेनरी के सम्मान में स्थिरांक को हेनरी स्थिरांक नाम दिया। अगर हम हेनरी स्थिरांक की गणना करें तो हेनरी स्थिरांक KH इज इक्वल P गैस अपॉन X गैस, सतह के ऊपर एकत्र गैस का आंशिक दाब अपॉन विलयन में उपस्थित गैस की मोल भिन्न। इसको आपको हल करने पर आपको KH का मान प्राप्त होगा। अगर हम इसका मात्रक निकालें KH का, तो KH का मात्रक आएगा बार या ATM, इस प्रकार का मात्रक आएगा। कारण X गैस जो है ये आपका मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन। मोल भिन्न जो है मोलों का अनुपात होती है, तो मोल का अनुपात होने के कारण से मोल भिन्न जो है मात्रक विहीन होती है। तो इसका जो KH का मात्रक आएगा वही मात्रक आएगा जो दाब का मात्रक है। तो इस प्रकार से इसका मात्रक बना। यहाँ पर बार, ATM, पास्कल, जो भी अपन जिसमें भी अपन उसको नापना चाहें। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ भी ठीक इसी प्रकार बन जाएगा। देखिए आपका P गैस इज इक्वल KH X गैस। अब Y इज इक्वल MX। आप देखो Y अक्ष पर तो हो गया आंशिक दाब और X अक्ष पर गैस की मोल भिन्न। अब समानुपात का संबंध है, तो समानुपात के संबंध का मतलब एक मूल बिंदु से एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ बनेगा। वही बात, ढाल जो है आपका हेनरी स्थिरांक को व्यक्त करेगा, और हेनरी स्थिरांक को आप निकालेंगे यहां पर tan थीटा के माध्यम से। अच्छा, अगर हम यहां पर इसमें संबंध देखें हेनरी स्थिरांक में और गैस की विलेयता में, X गैस गैस की विलयन में मूल भिन्न थी, और हेनरी स्थिरांक में और विलयन में गैस की मोल भिन्न, दोनों में हमें व्युत्क्रमानुपात का संबंध दिख रहा है। यानी अगर हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा है तो गैस की विलेयता कम, और अगर हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा तो गैस की विलेयता का मान अधिक। विलेयता में और हेनरी स्थिरांक में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। यानी अगर गैस अधिक मात्रा में विलय हो रही है तो स्थिरांक का मान कम होगा, गैस कम मात्रा में विलय हो रही है तो स्थिरांक का मान अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ये
दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम के माध्यम से, डाल्टन के नियम के माध्यम से, दोनों नियमों के माध्यम से यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है हेनरी नियम की सीमाएं। देखिए, हेनरी नियम की सीमाओं को अगर हम देखें तो हेनरी का जो नियम है, ये नियम केवल और केवल तनु विलयनों के ऊपर ही लागू होता है। हेनरी का जो नियम है, ये नियम आपका केवल तनु विलयनों के ऊपर लागू होगा। अगर विलयन सांद्र कर दिया जाए तो हेनरी का नियम जो है लागू नहीं होगा। अगर विलयन तनु विलयन के रूप में है तब तो नियम लागू हो रहा है। अगर विलयन सांद्र कर दिया जाएगा तो हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो अब विलयन को तनु बनाए रखने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अपन ने पढ़ा। तापमान को घटाया जाता है तो गैस की विलेयता का, गैस तापमान को घटाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। तो गैस की विलेयता के लिए ताप कम होना जरूरी है, लेकिन ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैस की विलेयता के लिए ताप का मान कम होना आवश्यक है, लेकिन ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। कारण, अगर हम ताप के मान को बहुत कम कर देते हैं, ताप को बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। विलेयता बढ़ जाएगी यानी विलयन सांद्र बन जाएगा, और विलयन सांद्र हो गया तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ऐसी दाब के प्रभाव को देखा जाए, दाब बढ़ाया जाता है तो गैस की विलेयता बढ़ती है। तो थोड़ा दाब बढ़ाएंगे तभी गैस विलय होगी, थोड़ा दाब बढ़ाने पर ही गैस विलय होगी। लेकिन अगर हम दाब को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो गैस ज्यादा मात्रा में विलय हो जाएगी, और अगर गैस ज्यादा मात्रा में विलय हो जाती है तो इस कंडीशन में भी विलयन सांद्र होगा, और विलयन सांद्र होने का मतलब है हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। फिर अगली स्थिति आती है कि गैस विलायक के साथ किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया ना करे। अगर गैस विलायक के साथ रासायनिक क्रिया प्रदर्शित करती है तो भी गैस की विलेयता में वृद्धि हो जाती है। तो गैस में और विलायक में किसी प्रकार की कोई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए, और ना ही गैस का विलयन बनने के दौरान आयनीकरण होना चाहिए। तो अगर ये सारी बातें लागू हो रही हैं तो हेनरी का नियम लागू होगा, यानी विलयन तनु हो, और विलयन तनु बनाए रखने के लिए ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। फिर विलयन को तनु बनाए रखने के लिए दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। फिर विलयन तनु बना रहे, इसके लिए गैस और विलायक के मध्य किसी प्रकार की कोई रासायनिक क्रिया ना हो, और ना ही गैस विलायक में मिलाए जाने पर आयनीकरण की क्रिया को प्रदर्शित करे। अगर ये सारी परिस्थितियां लागू हो रही हैं तो हेनरी का नियम लागू होता है, अन्यथा हेनरी का नियम लागू नहीं होता। अब बेटा देखिए, हेनरी के नियम से संबंधित एक प्रश्न आता है इसमें। देखिए, इसमें एक प्रश्न बनता है कि निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में गैस का आयतन दाब से अप्रभावित रहता है। ये अपने को बेटा सिद्ध करना है। निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में उपस्थित गैस का आयतन दाब से अप्रभावित रहेगा। इस बात को हम यहाँ पर सिद्ध करना चाह रहे हैं। देखिए, इसका पहले तो प्रश्न का मतलब समझिए
हमें सिद्ध करना क्या है? ये बेटा एक आपका बंद पात्र है, और इस बंद पात्र के अंदर एक अपन ने कोई द्रव पदार्थ लिया, विलायक पदार्थ लिया, और विलायक के अंदर कोई गैस घुली हुई। तो प्रश्न हमारा ये पूछना चाह रहा है कि हमें सिद्ध ये करवाना चाह रहा है कि जो गैस इसके अंदर घुली हुई है उस गैस के आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो गैस ऊपर है उसकी बात नहीं चल रही, बात चल रही है जो गैस घुली हुई गैस है, उस घुली हुई गैस के आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये बात आपको सिद्ध करके बताना। अब बेटा पहली बात तो अपन ने समझे कि गैसों के आयतन का मतलब क्या है। गैसों का आयतन जो है हमेशा पात्र के आयतन के बराबर होता है। अब हम बात करना चाह रहे हैं केवल द्रव में घुली हुई गैस के आयतन की, तो इसके अंदर घुली हुई गैस का आयतन हमेशा बराबर रहेगा द्रव के आयतन के। द्रव के अंदर घुली हुई गैस का आयतन क्या होगा? जो आयतन द्रव का आयतन होगा वही आयतन गैस का आयतन होगा। तो दाब को बढ़ाने पर या दाब को घटाने पर भरे हुए द्रव के आयतन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं। आपने थोड़ा सा दाब बढ़ाया या थोड़ा सा दाब घटाया तो द्रव पदार्थ जो भरा हुआ है उस द्रव पदार्थ के आयतन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। थोड़ी मात्रा में अगर हम दाब को परिवर्तित कर रहे हैं तो द्रव पदार्थ के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, और जब द्रव पदार्थ के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं होगा तो द्रव में उपस्थित गैस के आयतन पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इस बात को हम गणितीय रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। हम इसमें सिद्ध ये करना चाह रहे हैं कि जो गैस इस द्रव के अंदर घुली हुई है उस गैस का आयतन दाब द्वारा अप्रभावित रहता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे आप इस बात को? अपन सिद्ध करने के लिए क्या लेके चल रहे हैं? आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, जिसमें P गैस का दाब, V गैस का आयतन, N गैस के मोल। और मोल कैसे निकलते हैं? द्रव्यमान अपॉन अणुभार। गैस की ग्राम में मात्रा बटे गैस का अणुभार। गैस का द्रव्यमान और उसका अणुभार। फिर R गैस स्थिरांक है और T परम ताप। बेटा परम ताप का जो मान है वो यहां प्रश्न के अनुसार स्थिरांक है। प्रश्न के अनुसार हमारा ताप क्या है? स्थिरांक। ये स्थिरांक है प्रश्नानुसार। अब देखिए इसमें अपन इस समीकरण को लिख सकते हैं PV बराबर N गैस के मोलों की संख्या होती है। मोल की संख्या को निकालने के लिए ग्राम में मात्रा बटे अणुभार RT, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार और RT। अब हमें आयतन के बारे में सिद्ध करना है कि गैस का आयतन अप्रभावित रहता है। अप्रभावित रहता है इसका मतलब आयतन स्थिरांक रहता है।
आयतन अप्रभावित रहने का मतलब आयतन का मान स्थिरांक रहता है, हमको ये बात सिद्ध करनी है। तो V बराबर हो जाएगा mRT अपॉन P का हमने साइड चेंज कर दिया, नीचे ले आए। अब V इज इक्वल स्मॉल m अपॉन P RT अपॉन M। अब बेटा देखो m अपॉन P आपका हेनरी के नियम के अनुसार स्थिरांक है। अपन ने हेनरी का नियम अभी पढ़ा, तो m इज इक्वल बताया था Kp, तो K बराबर आया था आपका m अपॉन P। तो m अपॉन P आपका हेनरी के नियम के अनुसार स्थिरांक है। आपका R जो है वो गैस स्थिरांक है, m पदार्थ का अणुभार है, और किसी भी पदार्थ के लिए उसका अणुभार सदैव एक स्थिरांक राशि होती है। T परमता जो कि प्रश्न के अनुसार स्थिरांक है। तो ये पूरा का पूरा एक स्थिरांक राशि हो गई, ये पूरी की पूरी एक स्थिरांक राशि हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस का आयतन क्या होगा, गैस का आयतन यहां पर एक स्थिरांक राशि होगी। यानी जो गैस विलयन के अंदर घुली हुई है, घुली हुई गैस का आयतन दाब में थोड़ा परिवर्तन करने पर, दाब को थोड़ा बढ़ाने पर या थोड़ा घटाने पर जो है अप्रभावित रहता है, उसके ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपन यहाँ पर इसके माध्यम से बताना चाह रहे थे। भाई जो घुली हुई गैस है, उस घुली हुई गैस का आयतन जो है वो द्रव के आयतन के बराबर ही तो होगा। घुली हुई गैस का आयतन इस द्रव के आयतन के बराबर होगा, और दाब में थोड़ा परिवर्तन अगर किया जाए तो द्रव के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब द्रव के आयतन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो घुली हुई गैस के आयतन पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही बात हम यहाँ सिद्ध करना चाह रहे थे कि निश्चित दाब पर विलायक के दिए गए आयतन में घुली हुई गैस का आयतन दाब से अप्रभावित रहता है।